नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो इस वक्त की हम 4 बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि पहली खबर पर हम चर्चा करेंगे, एनसीपी ने विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। वहीं दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो महाराष्ट्र में 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं हम तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे कि बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले फिर से हिंसा भड़की है। वहीं चौथी खबर पर हम चर्चा करेंगे कि मणिपुर में लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन लगातार वहां पर हिंसा जारी है। तो इस वक्त ये 4 बड़ी अहम खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि पहली खबर एनसीपी में जो उथल पुथल हुई है वो पहली खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, और वहीं दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो महाराष्ट्र में 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे कि बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जो हिंसा भड़की है। वहीं चौथी खबर पर हम चर्चा करेंगे मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। तो वो इस वक्त की ये 4 बड़ी अहम खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अजित पवार समेत सभी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग पर महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो राकांपा की याचिका पर उचित कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अजित पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा था। इस बारे में चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें 9 एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जयंत पाटिल द्वारा दायर याचिका मिली है। इस याचिका को ध्यान से पढ़ने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं अब जब पूछा गया कि राकांपा के कितने विधायकों ने अजित पवार का समर्थन किया है, तो नार्वेकर ने कहा है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा में नए विपक्षी नेता की नियुक्ति पर निर्णय लेना उसका विशेष अधिकार है। वहीं आपको बताते चले कि वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र अहवाद ने को महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी का नया नेता प्रतिपक्ष और नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अजित पवार के पद छोड़ने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दूसरे डिप्टी सीएम थे और ठाणे जिले के मुंब्रा कलवा के विधायक अहवाद ने कहा है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उन्हें विधानसभा में पार्टी और विपक्ष का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। तो आपको बताते चले कि एनसीपी ने 9 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है, पार्टी और विपक्ष का मुख्य सचेतक भी नियुक्त किया है। वहीं आपको बताते चले कि अजित पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला अब लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दरअसल महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इनके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा था और इस बारे में चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें 9 एनसीपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जयंत पाटिल द्वारा दायर याचिका मिली थी और इस याचिका को अध्ययन करने के और पढ़ने के बाद ही उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि राकांपा के कितने विधायकों ने अजित पवार का समर्थन किया है, तो नार्वेकर ने कहा है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में नए विपक्षी नेता की नियुक्ति पर निर्णय लेना उनका विशेष अधिकार है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जितेंद्र अहवाद को महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी का
नया नेता प्रतिपक्ष और नया मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अजित पवार के पद छोड़ने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें वर्तमान में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दूसरे डिप्टी सीएम थे। वहीं ठाणे जिले के मुंब्रा कलवा से विधायक अहवाद ने कहा है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उन्हें विधानसभा में पार्टी और विपक्ष का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। तो वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह राजनीतिक उलटफेर हो रहा है, उसी तरह बिहार में भी हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान ने किया है, अंतर ये होगा कि ये सरकार अस्थिर होगी। ये चिराग पासवान का पूर्ण अनुमान है। दरअसल चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू को बुरी तरह से परेशान किया था। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार से भी अब ये चौंकाने वाली खबर दरअसल सामने आ रही है, जहां पर लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान का यह दावा है कि जल्द ही महागठबंधन की सरकार टूट सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायक और सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग ने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने विधायक और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें उनकी पार्टी टूटने का डर है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि जो दूसरों के दल को तोड़ता है, उसे अपनी पार्टी टूटने का डर हमेशा लगता रहता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर चिराग पासवान की भविष्यवाणी सत्य हुई तो जल्द ही बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी जैसी करनी होती है वैसी उनको भरना होता है। आज तक सीएम नीतीश कुमार दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद को तोड़ते थे और अब उन्हें डर लग रहा है कि इसलिए अपने सांसद और विधायक के साथ 1-to-1 मीटिंग करने में लगे हुए हैं। भाई, जिस तरीके से अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं तो ये उनके डर को ही दर्शाता है, और डर होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हो। जिस तरीके से एक असंतोष उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों के बीच में है, और असंतोष का कारण भी है भाई। कारण ये है कि जो उनके विधायक या जो उनके सांसद हैं वो 2019 और 2020 का चुनाव किसके सामने जीत के आए हैं भाई? उस वक्त के महागठबंधन के सामने ही जीत के आए ना, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। आज उनके विधायक 2020 का चुनाव उस वक्त की महागठबंधन के सामने जीत के आए हैं, उनके प्रत्याशियों के सामने जीत के आए हैं। उनके सांसद 2019 का चुनाव जो जीते हैं वो उस वक्त की महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीते हैं। पर आज जब दोनों दल एक हैं और एक ही लोकसभा की सीट, एक ही विधानसभा की सीट पे कई दावेदार और मौजूद हैं, तो यकीनन अपने भविष्य को लेकर चिंता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कुछ ही दिन बच रहे हैं और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की हत्या कर दी गई है। मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। वहीं 24 परगना में ही क्रूड बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव मिला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में गोलीबारी और विस्फोट में 3 लोगों की जान भी चली गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद, मतलब 9 जून के बाद, अब तक हिंसक की घटनाएं वहां पर होती आ रही हैं और 10 लोग मारे गए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले सेंट्रल फोर्सेस की 882 कंपनियां तैनात की गई हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन कंपनियों की मांग की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जून को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल कोर्स के 82,000 जवान तैनात करने का आदेश दिया था। वहीं बढ़ती हिंसा के चलते हाईकोर्ट ने दरअसल ये आदेश दिया है। तो बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा जारी। आपको बताते चले कि 24 परगना में टीएमसी कैंडिडेट के पिता की हत्या कर दी गई है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। साथ ही साथ 24 परगना में ही क्रूड बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इस घटना के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने दरअसल नहीं आई है।
पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव मिला है और पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में गोलीबारी और विस्फोट में 3 लोगों की जान चली गई थी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के बाद 9 जून के बाद अब तक हिंसक घटनाओं में 10 लोग मारे गए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले सेंट्रल फोर्सेस की 882 कंपनियां तैनात की गई थी। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन कंपनियों की मांग की थी। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 जून को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82,000 जवान तैनात करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ बढ़ती हिंसा के चलते हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। इम्फाल से लगभग 70 किमी दक्षिण पूर्व में रात भर चली गोलीबारी में कम से कम 5 अन्य घायल हो गए हैं। इससे पहले रविवार सुबह बिष्णुपुर चूड़ाचांदपुर सीमा पर फिर से दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए और इस हिंसा में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और चौथे का सिर काट दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीएम एएन बीरेन सिंह ने कुंभी विधानसभा सीट के अंतर्गत घटनास्थल का दौरा किया है और स्थानीय लोगों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। इस बीच कुकी समुदाय की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ मामले पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। वहीं सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और वहीं इससे पहले मणिपुर में हिंसा को देखते हुए 30 जून को मुख्यमंत्री एएन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले थे। बीरेन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर इस्तीफा सौंपने का मन बना लिया था। तभी सैकड़ों महिलाएं इम्फाल में राजभवन के सामने पहुंची। महिलाओं ने बीरेन सिंह से इस्तीफा न देने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। वहीं आपको बताते चले कि मणिपुर मुख्यमंत्री एएन बीरेन सिंह हिंसा को लेकर लगातार वहां पे जायजा ले रहे हैं और आपको बताते चले कि लगातार 1 महीने से ऊपर ये हो गया है और ये हिंसा वहां पर मणिपुर में लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम एएन बीरेन सिंह ने कुंभी विधानसभा सीट के अंतर्गत घटनास्थल का दौरा भी किया है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। इस बीच कुकी समुदाय की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और मामले पर अगली सुनवाई जुलाई को होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। वहीं इससे पहले मणिपुर में हिंसा को देखते हुए 30 जून को मुख्यमंत्री एएन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले थे। बीरेन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले और इस्तीफा सौंपने का मन बना लिया। तभी सैकड़ों महिलाएं इम्फाल में राजभवन के सामने पहुंची। महिलाओं ने बीरेन सिंह से इस्तीफा ना देने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। नौजवान का डेथ हुआ तो वो डेड बॉडी आने की साथ साथ बाजार में उसका फ्लोरल वगैरह किया तो उसी में एक टीम 5 से 10 का टीम करके ऐसा ही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया मेरे ऊपर में। जो लीडर हो ना वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होने से लीडर नहीं बन सकता, लीडर नहीं होने है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस से ही लीडर बनना है, पब्लिक की सपोर्ट से। तो हमको मेरे को बहुत मतलब आई फील गुड कि माने हम बाहर निकलने के बाद में इतना माय गॉड पब्लिक रास्ते पे थे और रोया था, क्राइंग किया था करके
तो मेरे ऊपर में जो विश्वास है बोल के उन लोग ने जो दिखाया, तो हमने हाँ मेरा गलत मेरा थॉट जो है वो गलत निकला। सेंट्रल लीडर लोग ने तो क्यों किया, क्या कर रहा है, तो हम बोला हम थोड़ा सा पीपल्स का जो ट्रस्ट को खोया हुआ लग रहा था, इसी वजह से हमने ये फैसला किया है कि अभी तो हमको रास्ता तक में रुक के जाने नहीं दे रहा है सब, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है भाजपा को और अपने को, तो ये इसीलिए हम पब्लिक का सपोर्ट नहीं है तो रहने का क्या फायदा। दैट वाज माय ओपिनियन। तो लग रहा है कि आप मणिपुर वासियों का सपोर्ट है आपके साथ लगातार आप वो तो कल देख लिया, जैसे इतना आदमी हम ऐसा ही नहीं सोचा था। हम सबको प्रणाम करता हूँ और सबका कॉन्फिडेंस, हमका ट्रस्ट जो है, वो लोग का बिलीव जो है, उसी के मुताबिक हम काम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, काम करते रहेंगे ऐसे मणिपुर के लिए और पार्टी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पे न्यूज।